गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर नई सुबह में नई उमंग के साथ नए जोश के साथ हम लोग क्लास 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 36, 37, 35 का अध्ययन किया था। आज हम लोग 38, 39 पेज नंबर का अध्ययन करेंगे। तो पेज नंबर 38 पैराग्राफ फर्स्ट। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से, यानी बिरजू समझ लिया है कि जो उसकी माँ का गुस्सा है अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर यानी जो घर था, घर के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे। यानी गुस्सा उस जानवर पर भी उतारते हुए वह बोलती है कि कल ही तुझे मैं पंचकौड़ी जो कसाई है उसके हवाले में तुमको बेच डालती हूँ, उसके हवाले में तुमको करती हूँ राकस कहीं के। हर चीज़ में मुंह लगाएगा, यानी जहाँ जानवर है तो जहाँ कुछ पड़ा रहता था, कोई चीज़ था, वो उसमें मुंह लगा देता था, इसलिए उसकी माँ गुस्सा रही है। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। और उसके गले में जो घंटी बंधी हुई थी, जब वह चलती थी बकरी तो क्या आवाज़, एक टुनुर टुनुर घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, जिस कारण उसकी माँ कहती है यह आवाज़ तनी भी मुझे पसंद नहीं है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोली की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत कर, बागड़ के गले में झुनुक खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए यानी पिताजी आए तो कहना कि उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। अब कुछ न कुछ वह बहाना बनाना शुरू करती है, क्योंकि गुस्से से वह लाल पीली हो रही थी। आगे है, मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? वो बच्चा है, वो बच्चे के अनुसार अपना आवाज़ बोलता है। वो बोलता है क्या दीदी, उड़न जो नाच देखने हम जहाँ जाएंगे क्या वहाँ उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर, यानी कथरी मतलब जो शॉल है या बेडशीट है या ओढ़ने की चीज़ है, ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाए, यानी दोनों घुटनों को अपने गले के साथ लगा के। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टिट्टी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। वह बच्चा है, उसके मन में उत्साह है, इसलिए वो अपनी दीदी को चुपचाप, माँ को ना बोल के अपनी दीदी को चुपचाप वो कहता है कि दीदी क्या हम लोग नाच देखने जाएंगे या नहीं? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझ तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठे रोटी बनेगी। चंपिया छिट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया, बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला। और गांव देहात में हम लोग जानते हैं कि अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, या शहर में भी देखते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या कोई चीज़ की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो वह बच्चा भी, गांव में बोला जाता है कि इमली का पेड़ था, उस पर जीन बाबा रहते थे और उसको एक बैगन कबूला। वो बोला कि अगर मेरे घर में जो पौधा लगा हुआ है बैगन का, अगर उसमें फल आएगा तो पहला फल मैं आपको ही चढ़ाऊँगा जीन बाबा।
और वह पौधा उसने खुद रोपा था। जल्दी गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़े करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। वह बोलती किसी भी बात का पहले से मंसूबा या भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। उसको लगता है कि भगवान हमसे नाराज है, ईश्वर हमसे नाराज है, उसी नाराजगी कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तो वह भोले बाबा से कहती है कि हे ईश्वर, हे भोले बाबा, आप मुझे किस चीज़ का दुख या दर्द या किस चूक का फल दे रहे हैं। आप जानते हैं उसने किसने देवता पितर की मानती मनौती बाकी नहीं रखी है। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक थी, महारबाजी की रोटी तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी, बिरजू की माँ बोलती है। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतों की बातें चुभ रही थी। भक भक बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतो जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के बप्पा ने। गांव की भयखौकियों की आंखें किरकिरी सी पड़ गई। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो यानी अपने हाथ को मजबूत करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर ही लो। 100 गांव की किसी खुदखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच को बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन से ऊपर से चलती है। आगे है, चंपिया बिरजू सो गया। हाँ, यहाँ आ बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आ। उसकी माँ बोलती है चंपिया से अपनी बेटी से, क्या बिरजू सो गया? अगर सो गया है तो तू भी अंदर आके सो जा, पता नहीं भला मनुष्य आज आएगा भी या नहीं आएगा। ढिबरी बुझा दे यानी बत्ती बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे यानी पर्दा गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुकी थी ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थीर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बोला गया है जोरू और ज़मीन। जोरू मतलब किसी की घरवाली या पत्नी, ज़मीन मतलब ज़मीन जोर के। अगर ये दोनों पर काबू नहीं किया गया तो ये किसी और के हो जाते हैं, इसलिए बोला गया जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ, जोरू मतलब पत्नी या घरवाली, ज़मीन मतलब ज़मीन। अगर ये दोनों पर आपका हक पूरी तरह से है और इसे अपने हक में रखना चाहते हैं तो इस पर आपको काबू करके रखना है। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उससे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटक कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसा की जलेबी भी ला कर दी है। उसके पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर लौट आए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी नोट देखने को भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद आए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे कि बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की। यानी जब से उसके हस्बैंड बैल खरीद के लाए थे उसी दिन से उसको लगा कि इस बार तो मैं बैलगाड़ी पर नाच देख के जाऊँगी। दूसरे की गाड़ी का भरोसा नाच दिखाएगा और बोल रहा है क्या, अपनी तो बैलगाड़ी खरीद के ला नहीं रहा है, बैल खरीद के नहीं ला रहा है और दूसरे के बैल के भरोसे है, तो क्या दूसरे के बैल के भरोसे मुझे नाच देखने ले जाएगा क्या।
आगे है, अंत में उसने अपने आप का क्रोध आया, वह खुद ही कुछ कम नहीं, उसने जीभ में आग लगी, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाकते निकलासा फिर उसमें सी हो गई। आगे है, बाहर बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? अब बाहर बैलों की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। चंपिया बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है। दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख, यानी जो खपशी गिरा हुआ है, जो खिड़की है, उससे झांकने के लिए बोल रही है। भाग के चुपके चुपके चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से, धीरे धीरे पाँव से वो दरवाजे से खिड़की से देखती है। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। बिरजू के कान में जैसे ही यह बात सुनाई दिया कि बैलगाड़ी आ गई है, वह हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाता है। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई, यानी बिछावन के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ आई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई, यानी थोड़ा सा गुस्सा के नखरा करने लगी। जरूर मलदिया टोली में गांजे की चिल्लम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती भी निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार के कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। वो बोलता, आखिर बात क्या है? न रोशनी है, न चूल्हे में आग है। क्या मीठी रोटी नहीं बनी है? नाच देखने वाली उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की। वो बच्चा था। जैसे अपने पिताजी की आवाज़ सुना, उसके गले में थोड़ा सी खसखसाहट हो रही थी। वह रोकने की कोशिश कर, लेकिन रोक नहीं पाया। लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसते रहा। बिरजू बेटा, बेटा विरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर प्यार से बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। झोपड़े को साफ पर रख उसने दिया बाती बुला दी। आगे है, ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन में सब मैल दूर हो गया और इस बार इतना अच्छा फसल हुआ था कि वह उस चीज़ को देखती है तो उसका मन खुशी से झूम जाता है। धानी रंग उसके आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। अपनी खेत का उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? यानी कुछ धान वो अपने खेत से लेके आता है और उस फसल को देखकर उसका मन ललाहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है उसकी माँ का। नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। बिरजू के धान की एक बाली से एक दाना लेकर मुंह में डाल दिया। वो उसके पिताजी धान की जो बाली लेकर आए थे, वह बच्चा था, नटखट था। उसमें से कुछ धान की बालियों को तोड़कर अपने मुंह में डाल देता है। उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू, यानी कैसा लड़का है तू। इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म है कि नहीं? यानी इस बच्चे का क्या, इसका कोई नियम धर्म है कि नहीं कि नया फसल उगा है तो उसको पहले क्या करना है? ईश्वर को भेंट चढ़ाना है। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? यानी अभी नया धान ही आया है, उसको क्या किया बच्चे ने? जुटा दिया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, उसके पिताजी बोलते हैं। चिड़ै चुरमू, यानी चिड़िए की तरह ये लोग हैं। बस हम दोनों के मुंह में नवान से पहले कोई अन्न का दाना ना लगे, लेकिन हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मुंह में यह अन्न का दाना नवान से पहले ना लगे। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर मुंह में डाल लेती है और फिर गमकता दीदिया कहती है, बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी। बिरजू के पप्पा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या रोटी मीठी रोटी सब तैयार करके रख चुकी है या बाकी है? नहीं, माने भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती।
यानी खाने का कोई ठिकाना नहीं था, नाच देखने का जाने का कोई ठिकाना नहीं था, और मीठी रोटी भी बना के रखती। वो थोड़े प्यार से गुस्से भरे स्वर में वह बोलती, वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला? अगर जिसके पास बैल है तो क्या उसे गाड़ी मांगने से नहीं मिलेगी? गाड़ी वालों को भी बैल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी गाड़ी वाले जिसके पास गाड़ी है उसको भी बैल की ज़रूरत होती है। पूछूंगा तब कोरी टोली वालों से, ले जल्दी से रोटी बना ले, यानी अब देर मत कर, रोटी बना ले, देर नहीं होगी, और अभी देरी नहीं हुई है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 38, 39, 40 और 41 के जितने भी पैराग्राफ हैं उसके अर्थ को व्याख्या के रूप में समझा। अगले वीडियो में हम इसके शेष व्याख्या को समझेंगे।